तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 9 के विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आप लोग कुछ ही दिन बाद जो साइंस का एग्जाम होने वाला है, बोर्ड क्लास 9 का एग्जाम होने वाला है, उसमें एग्जाम देने वालों। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का सेट 2। आप लोग का पता है सेट 1 जारी हो चुका है, उसका हमने वीडियो बना दिया है। और इस बार 2023 में सेट 2 जारी नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों 2022 वाला मॉडल पर भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो 2022 में आपका 3 सेट जारी हुआ था, उसी में से आज हम लोग सेट 2 देखने वाले हैं। दोस्तों आप लोग अगर कमेंट रहेगा, प्यार रहेगा तो सेट 3 भी अपलोड कर देंगे, सारा चीज एक्सप्लेन साफ साफ कर देंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाओ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या इसमें सवाल है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सभी को शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सवालों को। दोस्तों सबसे पहला सवाल हमारा क्या है, देख लीजिए कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों आप लोग बाइक चलाते होंगे, कार भी चलाते होंगे। चलो कार तो आप लोग नहीं चलाते हो, बाइक तो चलाते होंगे ना। तो आगे की मीटर लगा रहता है, उसमें देखे होंगे दिखा रहता है कितना किलोमीटर चला, ठीक है, वो लिखा रहता है। तो इस यंत्र को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्या? ऑडोमीटर। ठीक है, यंत्र लगा होता है जो तय की गई दूरी को मापता है, कितना किलोमीटर चला कितना नहीं, यहाँ पर दिखते रहता है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर एक बटन होता है, उसको दाब के आप लोग जीरो भी कर देते होंगे। ठीक है, दबाओगे तो 0 किलोमीटर हो जाएगा। होता है ना, कभी कभी खुरापाती करते होंगे कि अभी बाइक लेके चल गए, पिताजी डांटेंगे कितना किलोमीटर हुआ, चलो भाई इसको दाब के 0 करते हैं। लेकिन जो मेन मीटर ऊपर में बड़ा सा लगा रहता है, वहां पर सब कुछ उठता रहता है मेरे भाई। मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या? ऑडोमीटर। यानी चली गई दूरी को जो मापने वाला यंत्र होता है उसे ऑडोमीटर बोलते हैं। और जिससे स्पीड मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑडोमीटर सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। सरल रेखीय गति का उदाहरण। सरल रेखीय गति, एक रेखा में, सरल रेखा में कौन गति करता है? जो सरल रेखा में चलेगा। सरल लोलक की गति नहीं, वो तो ऐसे 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 होगा। सूरज के चारों ओर नहीं, वो तो घूर्णन गति, गोल गोल घूमेगा। क्या हो जाएगा इसमें? सड़क पर कार की गति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का। इकाई समय में निश्चित दिशा। देखो समझ लो, चीजों को समझो ताकि आप लोग इससे कोई भी सवाल पूछे तो बना सको। रटने से यार सफलता नहीं मिलती है, समझने से मिलती है। मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लो और सभी को शेयर करना, क्योंकि आप मेरा जो प्रयास है सभी तक पहुंचना चाहिए ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे, सही बच्चे देखिए इसको। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की दूरी कहती है। देखिए क्वेश्चन वालों बहुत कंफ्यूजन होता है। इस बार 2023 में मॉडल पर में जो सेट 1 था उसमें जारी क्वेश्चन दिया था, लेकिन उसमें क्या दिया था कि निश्चित दिशा में तय की दूरी। सुन लो मेरे भाई ध्यान से आप लोग, अगर सिर्फ इतना लिखा रहे कि निश्चित दिशा में तय की दूरी, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। कान खोल के सुन लो सभी लोग। जी हाँ, मैं भी बोल देता हूँ कान खोल के। इसको क्या बोलता है? विस्थापन बोलते हैं। अगर उसी में जोड़ दे कि इकाई समय में, तब हो जाएगा ये क्या? तब ये हो जाएगा आप लोगों का वेग। समझ रहे हो? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी जो होती है उसे हम लोग विस्थापन बोलते हैं। और इकाई समय में मतलब विस्थापन बटे अगर समय कर दें हम तो क्या हो जाए? इसको वेग बोलेंगे हम लोग। समझ रहे हो? तो बस यहाँ पर इकाई समय में बोला है कि पर सेकंड कितना होगा, तो पर सेकंड दोस्तों उसको जो होगा वो वेग कहलाएगा। समझ गए ना? चलो बहुत बढ़िया। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। अगर एक समान गति में चल रहा है, अभी मान लो 40 मीटर पर सेकंड यहाँ पर है, यहाँ पर पहुंच गया, वहां भी 40 मीटर पर सेकंड ही है। आपको त्वरण निकालने बोलेगा तो कैसे निकालोगे? ये है u, ये है v। आप लोग v माइनस यू बाई टी करोगे कि नहीं? ये त्वरण का फॉर्मूला होता है। ठीक है, त्वरण मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो भाई वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, यहाँ भी 40 है, इतना ढीठ है, यहाँ भी 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जब एक समान गति में चल रहा है, तो त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि पहले भी 40 अभी भी 40, 40 40 0 हो जाएगा ना। चलो, संवेग कैसी राशि है? तो संवेग याद रखना एक सदिश राशि है। संवेग का फॉर्मूला भी याद रख लो, P इक्वल टू होता है mv, जहां पर m है वस्तु का द्रव्यमान, b है वस्तु का वेग और p मतलब वस्तु का संवेग। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। सभी वस्तुएं, चाहे दुनिया कोई भी वस्तु हो, अगर कोई आप सोए हैं तो सोए ही रहने जाएंगे, चल रहे हैं तो एक रिदम में चल ही रहे हैं, तो क्या होता है? ये जड़त्व का गुण होता है। किसका? जड़त्व का गुण होता है। कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कि बाहरी बल उस पर न लगाया जाए। संवेग कैसा मतलब, अभी मैंने बोला संवेग कैसा मतलब क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कभी भूल जाओगे तो कैसे निकालोगे? तुम एम, पी इक्वल एम बी होता है, पता है एम का क्या होता है? केजी होता है, और भी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा किसका? संवेग का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 और 34 केजी हो तो किसका जड़त्व अधिक होगा? ए का जड़त्व बी से अधिक है? बिल्कुल भी नहीं, ए का द्रव्यमान कम है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व अधिक। बी का जड़त्व ए से अधिक होगा? बिल्कुल सही बात है, बी का वजन ज्यादा है, देख लो 40 केजी है, तो बी का जड़त्व जो है ए से ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी दोनों का जड़त्व बराबर तो होगा नहीं, ए का जड़त्व और बी का जड़त्व शून्य भी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
न्यूटन का कौन सा गति का नियम ही गति का वास्तविक नियम है? तो इसको याद रखना दोस्तों, जो गति का दूसरा नियम है ना, मतलब द्वितीय गति का नियम, मतलब न्यूटन का दूसरा नियम जो है इसको वास्तविक नियम बोला जाता है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को F इक्वल टू ma का रिलेशन मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? 9 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय नियम सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण कैसा, गुरुत्व त्वरण जो जी होता है कैसा मतलब क्या होता है? तो ये उसका होता है मीटर पर सेकंड। जी को क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। वैल्यू भी याद रखना, वैल्यू भी पूछ देता है कभी कभी। ये ऐसा मतलब क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू पूछेगा तो 9.8। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है किस बल के कारण? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो कौन कौन सा बल के कारण? क्यों नहीं दूर फेंका जा रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो 11 का ए जो है बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 12 देखो क्या बोल रहा है, यदि सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी कैसा मतलब कि कल भी बताया था मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। कैसे होता है मैंने कल का वीडियो में बताया था, देख लेना। हर एक वीडियो को देखो, मैं कह रहा हूँ जितना वीडियो में बना रहा हूँ उतना देखोगे एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं ना कि नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना उसे ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस इस पर कोशिश करते रहो, मेहनत करो, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। उसके बाद तो हम लोग को 10 में फोड़ना ही फोड़ना है। अगला सवाल है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? बीच का दूरी हमको पता है क्या होता है, F इक्वल टू जी mm बाई आर स्क्वायर। इसी जो यही जो दूरी है ना, इसको आधा कर देंगे। मतलब अभी आर है तो r/2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? चलो r/2 करते हैं। तो क्या था फॉर्मूला था, जी mm बाई आर स्क्वायर। आर मतलब r/2 का स्क्वायर कर देते हैं आप, तो क्या हो जाएगा? जी mm बाई आर स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मेन बटा कौन वाला है? ये वाला है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है ना, तो 4 चल जाएगा बेचारा ऊपर, 4 चल गया ऊपर, तो हो गया क्या? जी mm बाई आर स्क्वायर। यानी जी mm बाई आर स्क्वायर, ये तो हम लोग का फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। कितना गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है ना मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 1/4 होता तो 4 गुना घट जाता। द्रव्यमान का मान सभी जगह पर क्या होता है? समान होता है। द्रव्यमान यानी कि m, मास हर एक जगह पर समान होगा। आप अपने घर में निकालो, बाहर में निकालो, यहाँ निकालो, वहां निकालो, पृथ्वी पर निकालो, चाहे चंद्रमा पर निकालो, चाहे सूरज में निकाल लो, जहां भी निकालना है निकाल लो। सूर्य में पहुंच नहीं सकते, वैसे कहीं भी निकालो, किसी भी ग्रह में निकालो, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, हमेशा समान होता है। बदलता है तो भार बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि भार इक्वल होता है mg होता है ना, जी का मान हर एक बार बदल जाता है, इसलिए दोस्तों आपका यहाँ पर भार बदल जाता है। लेकिन द्रव्यमान m कभी भी नहीं बदलता है, उसमें कणों की संख्या समान होती है। अगला सवाल है, दिए गए चित्र में पदार्थ के किस कण की किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है? तो 15 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस के कणों को दिखाया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का विशेषता होता है पता चलता है? तो दोस्तों अगरबत्ती का सुगंध आपको दूर से ही पता चल जाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण का पता चलता है? इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हो रहे होते हैं और गतिशील अवस्था में हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं गति करके, और हमें सुगंध महसूस हो जाता है। 16 का डी सही हो जाएगा। 17 देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी? कौन सा पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है दोस्तों? तो गैस में, याद रखना गैस में सबसे अधिक तेज विसरण होती है। तो गैस कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन ही तो है एकमात्र, तो ऑक्सीजन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आप लोग का, वायुमंडल दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं? क्या बोल रहा है कि वायुमंडल दाब पर 1 केजी का बर्फ है, उसको क्या उसमें बदल रहे हैं? द्रव पर बदल रहे हैं। ठोस गलनांक, उसके गलनांक पर द्रव बदलने की क्रिया जिसमें ऊंचाई आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? मतलब 1 केजी ठोस कोई भी चीज़ है, मान लो बर्फ ही है या ऐसा जरूरत नहीं है, कोई भी 1 केजी है, ठीक है, अब बर्फ ही मान लो, बर्फ ही होता है ना, तो बर्फ ही मान लो 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर जितना डिग्री में गलता है उस पर द्रव में बदलने की उसमें जितनी ऊर्जा लगती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संगलन की गुप्त उष्मा बोलते हैं। यानी 18 का सी सही उत्तर हो जाए। क्या बोलते हैं उसको? गुप्त उष्मा। मतलब समझ लो, अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाने में, मतलब अरे स्टेट मतलब राज्य नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पर कौन सा है? बर्फ है। बर्फ से क्या बन रहा है? बर्फ से पानी बन रहा है, तो इसको तो एनर्जी चाहिए ना, उसको बोलते हैं गुप्त उष्मा, संगलन की गुप्त उष्मा। क्या द्रव में अवस्था में परिवर्तित हुई बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया? बोला द्रव अवस्था में परिवर्तन में सीधे ठोस रहता है, ठोस से सीधा गैस बन हवा में उड़ जाता है। तो क्या होता है? आप लोग कपूर देखे होंगे, कपूर आप लोग रख देते होंगे। नेप्थोलिन देखे होंगे, नेप्थोलिन रख देते होंगे, कुछ दिन बाद वो नहीं मिलता है। क्यों? वो
द्रव नहीं बनता, डायरेक्ट जाके आकाश में उड़ जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, ऊर्ध्वपातन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, उड़ जाता है, ठीक है, उड़ जाता है, ऊर्ध्वपातन। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वथनांक से कम ताप पर क्या कहलाती है? मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। मतलब जितना क्वथनांक नहीं है, ठीक है, उससे भी कम ताप पर क्या हो जाए? बाष्प बन जाएगा, बाष्प होके उड़ जाएगा, तो उसे बोलते हैं बाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 0 डिग्री यानी 0 + 273 जोड़ 2 केल्विन में बदल जाएगा, दैट इज 273 केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन। अगला है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? तो 22 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परम सत्य उत्तर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अच्छे से देख लो। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो 16 यू मतलब क्या होता है? 16 ग्राम है, तो बस इसका सिंपल सा मतलब है 16 यू है, यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम है। बाकी उतना तामझाम का कोई जरूरत नहीं है, ये सब पढ़ने का भी जरूरत नहीं होगा, ठीक है। काहे भाग रहा है तू यार, काहे भाग रहा है? भूख लगाई क्या? खाना खाने का टाइम हो गया। वैसे तो मुझे भूख लगा, मैं नहीं खाना खाऊंगा, तुम काहे भाग रहा है? हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, किसी यौगिक के वह, ये हो गया, किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? अणु। क्या बोल रहा है कि किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रहते हैं जबकि अणु स्वतंत्र रूप में रहते हैं, उसके यौगिक सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। तो 24 का सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग अणु बोलते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर परमाणु है? चतुर परमाणु में 4 परमाणु, 4 परमाणु किसमें देख लीजिए, एक नाइट्रोजन है, 3 को हाइड्रोजन है, 3 को एक नाइट्रोजन, 3 को हाइड्रोजन, 4 हो गया ना। तो इसमें 4 परमाणु, इसमें कितना परमाणु देख लो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 परमाणु है। इसमें कितना परमाणु है? 2 परमाणु है, नाइट्रोजन, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी सब में देख सकते हो, इसमें कितना परमाणु है? 1 2 5 3 5 परमाणु है। 36 ग्राम जल को मोल में बदले, मोल मतलब होता है दिया गया द्रव्यमान, मतलब 36 ग्राम बटे मोल द्रव्यमान, मोल कितना होगा जल का? H2 का 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 दूनी 36 यानी 2 मोल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। गॉट इट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? 5 मोल नाइट्रोजन गैस, तब मोल की संख्या n बराबर दे दिया है, दिया गया द्रव्यमान बटे कुल, दिया गया द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान, 5 मोल दिया गया है, दिया गया द्रव्यमान को निकालना, द्रव्यमान कितना होगा? मोल द्रव्यमान, मोल द्रव्यमान कौन सा है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन गैस है ना, लिखा हुआ है नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन का होता है कितना? 14, इसका हो जाएगा 28, 28 को 5 से गुना कर देना, हो जाएगा 140 kg, यही जो बोलना बोलो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं दोस्तों? तो चलिए देख लो, कोशिका का बिजली घर हम लोग वो किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? किसका अपना डीएनए अपना राइबोसोम होता है? तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का ही। नेक्स्ट हम लोग का है 29 का डी हो गया। 30 नंबर देखो क्या बोल रहा है, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा था? तो आप लोग पहले से याद कर लिए होंगे, लाइसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण दोस्तों क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण बैक्टीरिया है। 31 का क्या हो जाएगा? 1 मिनट, 31 का बी ना, हाँ चलो बैक्टीरिया है, सही है। 32 देख लो क्या बोल रहा है कि झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया होती है, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया होती है। तो 32 का उत्तर हो जाएगा अंतर्वृत्त जालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है, एक जीव में गुणसूत्र की संख्या 18 है और उस जीव के अंडे में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? इसको आप लोग सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हो यहाँ तक पैसेंस से देखे हो, आप लोग सच में अच्छा करना चाहते हो, इसका वैल्यू कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और नहीं तो मैं आप लोग बाद में कमेंट में पिन कर दूंगा, जरूर इसका कमेंट में बोलना आंसर कितना होगा। पौधों में जल एवं खनिज लवण का वहन संवहन कौन करता है दोस्तों? तो पौधों में जल और खनिज लवण का वहन कौन करता है? जल का वहन करता है जाइलम, और भोजन का वहन करता है क्या? फ्लोएम। तो जल और खनिज लवण का वहन कौन करता है? जाइलम करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त एक उत्तक है। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, मांसपेशी उत्तक। दोस्तों रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 का सी सही हो जाएगा। अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना, अस्थि और मांसपेशी को जो जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग टेंडन बोलते हैं। तो 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 37 टेंडन सही हो जाएगा। और 38 में पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होती है, क्या कहलाता है? पैरेन्काइमा जिसमें क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्लोरो होगा तो क्लोरोनकाइमा हो जाएगा, यानी कि क्लोरेनकाइमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल
क्लोरोफिल, तो क्लोरीन का इमा हो गया पेरेनकाइमा प्लस क्लोरोफिल, तो क्लोरेनकाइमा हो गया ऑप्शन नंबर सी। किस ऊतक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है दोस्तों? तो कौन सा ऊतक जिसका विभाजन होता है तो पौधों की लंबाई बढ़ जाती है? यह होता है विभेद्योतक 39 का ए बिल्कुल सही जवाब है। और आज का अंतिम सवाल है, मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है दोस्तों? तो आंतरिक सतह किसकी बनी होती है? एपिडर्मल की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ये था दोस्तों आप लोगों के लिए 40 सवाल जो आप लोग एग्जाम के लिए हॉट स्थान रखता है और एग्जाम में जरूर इससे आप लोगों का सवाल पूछा जाएगा। तो अच्छे से देख लो, सभी को शेयर कर दो, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम जल्द मिलेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।